तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से सूरत हाल बनी हुई है और किस तरह से गाड़ियां जाती हैं। हालांकि अभी कोई हतमी ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन ड्राइवर साहिबान ये कहते हैं कि उन्हें ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर कहां से आया, ये अभी समझ से बालातर है। लेकिन जो किराया भी बढ़ा दिया गया है, उस हवाले से भी कोई हतमी ऐलान नहीं है। हालांकि सरकारी स्तर पर मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं, RTO से लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिविजनल इंतजामिया इस पर लगी हुई हैं कि कोई हतमी फैसला किया जाए कि किस तरह से ये चीज़ें रहेंगी। हालांकि गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर सवारियाँ अगर कुछ गाड़ियां चलेंगी तो उस पर 50% जो है सवारियां होनी चाहिए। तो शायद उसी आधार पर यहाँ पर ये सर्विसेज जो है शुरू की गई हैं। लेकिन जहाँ तक डिविजनल इंतजामिया का हम जिक्र करेंगे तो इस हवाले से अभी तक कोई भी फॉर्मल ऑर्डर नहीं आया है। लेकिन इस हवाले से इतना भी ज़रूर है कि ड्राइवर साहिबान को जो है उन्हें मालूमात फराहम की जा रही हैं मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों के ज़रिए कि उन्हें कैसे चलना है, क्या डिस्टेंस मेंटेन रखनी है, कैसे मास्क होनी चाहिए। ये सारी जो है उन्हें तजावीज़ या उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन और मालूमात दी जा रही हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी हुए हैं। लेकिन ये वर्कशॉप्स अभी भी जारी हैं। लेकिन अभी इस हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं आया कि गाड़ियां कब से चलेंगी। ये हमने सूरत हाल आपको दिखाई थी। लेकिन RTO कश्मीर इकरामुल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। इकराम साहब, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक कोई फॉर्मल ऑर्डर आया है ये गाड़ियां चलने के लिए? क्योंकि अलग अलग रूट्स पे हम देख रहे हैं, चाहे अनंतनाग हो, पुलवामा हो, गांदरबल हो, बडगाम हो, श्रीनगर हो, बारामूला हो, हर जगह पर गाड़ियां चल रही हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट की जानिब से उन्हें चलने की इजाज़त दी गई है, या अगर दी गई हैं तो किराए का किस तरह का सिस्टम आपने रखा? क्या वो इजाफी किराया ले सकते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ। तो इस बारे से कोई उस हवाले से कोई मीटिंग वगैरह हुई है डिप्टी कमिश्नर के साथ, डिविजनल कमिश्नर के साथ, कि किस तरह का क्या रुझान रहेगा? क्योंकि गाड़ियां तो चलती हैं, कोई इसके लिए कोई ऑर्डर है कुछ? इसमें ये इंडिविजुअली पता नहीं किसने क्या होगा, लेकिन मेरे नोटिस में भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अच्छा, तो क्या आपका डोमेन नहीं है कि आप देखें कि सड़कों पर अगर ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लॉकडाउन भी है, कोई ऑर्डर नहीं है चलने का, और फिर जो है रेट्स काफ़ी हाई ली जाती हैं, तो आपको क्या ये डोमेन नहीं कि आप देखें कम से कम कि लोगों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं हो रही है? वो देखेंगे कोई बात नहीं। तो कब तक ये एक्सपेक्टेड है सर? क्या मतलब इस हवाले से कोई डिसीजन आ जाना है? वो तो देखो, वो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑर्डर निकाला है उसमें उन्होंने किए हैं रेड जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन है, ऑरेंज कौन है, तो उसी के हिसाब से चल रहा है। चलिए, ये थे इकरामुल्लाह टाक साहब जो कि हमें आज बता रहे थे कि किस तरह का सिचुएशन है। और अभी तक कोई हतमी ऑर्डर जो है सरकार की जानिब से नहीं आया है। कुछ दिन लग सकते हैं और उसके बाद ही इस हवाले से ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन जहां सोमो वाले अपनी इसे मजबूरी समझते हैं क्योंकि लोन पर गाड़ियां निकाली हुई हैं, वहीं पर सवारियों की भी अपनी मजबूरी है कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। यहाँ तक कि सरकार ने यह भी ऐलान किया हाल ही में कि जो दफातर है वो खुल जाएंगे और वहाँ पर हाज़िरी को मुमकिन बनाने के लिए अब ये मुलाजमीन भी चले जाते हैं। तो इस वजह से दोनों तरफ से ये मजबूरियाँ बनी हुई है। लेकिन सरकार को इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक लीगल वे अपनाते हुए इस हवाले से कोई हतमी ऑर्डर जो है जारी कर लेना चाहिए था, ताकि ये सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन ऑर्डर में रह सकते। लेकिन ये तो एक हाल था। लेकिन दूसरी जानिब जम्मू श्रीनगर रूट पर चलने वाले जो ड्राइवर साहिबान हैं, ख़ासतौर पर जो तवेरा या उसके साथ सोमो चला रहे हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। उनका मानना है कि 5 अगस्त के बाद लगातार जो उनका कारोबार है वो मुतासिर हो गया है। उन्होंने लोन पे गाड़ियां निकाली हुई हैं, लेकिन सरकार टच से मस्त नहीं हो रही है, क्योंकि उन्हें जो पर मंथ जो उन्हें इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है वो आजकल अरेंज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पिछले 3 महीने में अगर देखा जाए तो लगातार बंद थे। तो इस वजह से उनका मानना है कि उन पर बोझ जो है काफ़ी बढ़ रहा है। यहाँ तक कि इनकम कुछ नहीं है, खर्चे बहुत ज़्यादा है। अब ये लोग आज सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनका मानना है कि बाहर से अगर गाड़ियाँ चल रही है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है, उन्हें क्यों चलने की इजाज़त नहीं दी जाती है, बशर्ते कि उन्हें जो उनकी तादाद है उसमें से जो है कम करके उन्हें चलने की इजाज़त दी जाए जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा पर। उससे क्या हो जाता था कि इससे न सिर्फ आम लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती, बल्कि उन्हें भी चलने फिरने से उनका कारोबार भी किसी हद तक बच जाता, उनका रोज़गार भी किसी हद तक बच जाता। उन्होंने आज प्रोटेस्ट किया श्रीनगर में, और प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने क्या कहा आइए देखते हैं। पिछले 7 महीनों से हम बैठे हैं सर। पहले अगस्त में मसला हो गया 370 का, उसके बाद विंटर सर। विंटर में जो हमारा ये रूट है स्लाइडिंग रूट, 2 दिन रूट बंद रहती है, 1 दिन ओपन रहती है। 10 दिन रूट बंद रहती है, 2 दिन ओपन होती है। उसके बाद कोरोना सर। कोरोना के बाद सर डील आ गई, थोड़ी शॉप्स ओपन रहती है सर, लेकिन हमें कोई पूछने वाला है ही नहीं सर।
ठीक है सर, गाड़ियाँ चल रही है, SRTC गाड़ियाँ चल रही है, पंजाब से गाड़ियाँ आ रही है, इधर दिल्ली से गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन हमें कोई नहीं पूछता है। सर हम फैमिलीज वाले हैं, सब जब फैमिलीज चलेगी तभी तो हम चल सकते हैं सर। उसके बाद हमारा जो है, हमारी गाड़ियाँ जो है ये ज़्यादा सर हमारी है फाइनेंस वाली, ज़्यादा प्राइवेट फाइनेंस वाली, श्री राम प्राइवेट फाइनेंस वाली। उन्होंने तो हमें कहा है कि हम इंस्टॉल माफ नहीं करेंगे, आपको इंस्टॉल करने हैं। जब हमारा पेट ही नहीं पड़ रहा है तो हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं गाड़ियों के सर? सर आप ही बोले, उनको बोलो आ जाओ, पेट्रोल मारो, हमारी गाड़ी पे चलाओ, साथ ही साथ हमें भी चलाओ। डिमांड हमारी ये है सर कि जैसे डील हर किसी को दी गई है हमें भी दे दो। अगर हम 100-150 ड्राइवर इस रूट पे चलते हैं श्रीनगर टू जम्मू, गाड़ियों 20 गाड़ियों को इजाजत दे दो हमें चलने की, ठीक है सर, विदाउट परमिशन ढूंढने हम जाते हैं तो हमें तो कोई पूछता नहीं है कि ड्राइवरों को तो लो कास्ट में माना जाता है, तो आपको पता ही है। एजुकेशन साइड में रख के इस टाइम ना कोई ड्राइवर इलिटरेट नहीं है, ठीक है सर। जब हमारी यहाँ पे कोई इंडस्ट्री सिस्टम है ही नहीं तो हम ज्यादातर इसी में लगे, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट था हमारा कश्मीर J&K, ठीक है सर। तो हमारा इसी हिसाब से हमारा पेट चलता था, हमारी फैमिली चलती थी, हमारी गाड़ियों जैसे फाइनेंस वगैरह कुछ ये तो इसी पे चलती थी। जब वो बंद हो गया तो हम क्या करें सर? कम से कम हमारी गाड़ियों को इजाजत दे दो, चलने पे रूट पे चलने की इजाजत दे दो। हम हाँ सोशल डिस्टेंस हम रख सकते हैं, 7 बंदे अलाउड है हमारी गाड़ी में, 7 मत 4 रखो, लेकिन बिना परमिशन के हमें चलने दे दो। क्या करें? इंटरसिटी गाड़ियाँ चलती है, बाहर से गाड़ियाँ इधर आ रही है, लेकिन हमारा रूट बंद पड़ा है और जाते हमें, मैंने आपको पहले बोला, हमारा जो ड्राइवर तबका है तो लो कास्ट में माना जाता है, हमारी बात नहीं सुनी जाती है सर, नहीं सुनी जाती है। हम तो जाते रहते वहां पे, हमें गेट के अंदर क्या गेट के पास भी जाने, मतलब खड़े होने नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ पर प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। और स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले अगरचे बात करेंगे गलवान वैली के हवाले से, लेकिन गलवान वैली किसकी थी, ये रसूल गलवान कौन था और उनके रिश्तेदारों से लद्दाख से हमारे नुमाइंदे ने बात की, वो बातचीत हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि LAC पर टेंशन लगातार बना हुआ है। जहां भारतीय फ़ौज अपने हिस्से की हिफाजत पे लगे हुए हैं, वहीं पर चाइना भी इस पार आने की बहुत हद तक कोशिश कर रहा है और इस कोशिश में अगरचे कुछ किलोमीटर्स खबरों के मुताबिक उन्होंने कब्जा भी किया हुआ है। और इस हवाले से जहां कुछ कैजुअलिटीज़ भी भारतीय अफवाज में देखी गई हैं, वहीं पर भारत के अंदर इस हवाले से जहां गम और गुस्सा बराबर है, वहीं पर इस सारी सूरत हाल पर तशवीश भी बना हुआ है। पूरे भारत के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं बाइकआउट करने की भी जो है अब मुहिम शुरू हो चुकी है और कुछ ट्रेडर्स ने इस हवाले से पहल भी की हुई है। यहाँ तक कि पब्लिक में भी ये डिमांड दिन ब दिन बढ़ रही है कि चाइना प्रोडक्ट्स का अब मुकम्मल तौर पर बाइकआउट होना चाहिए। हालांकि सरकारी तौर पर अगरचे अभी इस पर कोई वजाहत पूरी तरह से नहीं हो पाई है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी कल इस हवाले से अपना बयान दिया है और उसमें यह भी कहा है कि जो भारत है अपने मुल्क के दिफा के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ताहम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये भी कहना था कि वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेट किया गया तो उस पर वो जवाब भी दे सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था। लेकिन लद्दाख के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगी सूरत हाल वहाँ पर है, क्योंकि 20 फौजी जो है जाम बहक हुए हैं इंडियन आर्मी के। लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि कश्मीर वैली से या जम्मू से भी अब जो फौज की मज़ीद टुकड़ियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है और लद्दाख से हमारे नुमाइंदे जो है रिगजिन नमग्याल, ये सारे तस्वीर जो है हम आपको नज़र कर रहे हैं या हमें लद्दाख से भेजी हुई हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से फौजी गाड़ियां जो है वो लद्दाख की जानिब जा रही हैं, ख़ासतौर पर गलवान वैली या गलवान नाला की जानिब, जिस एरिया पर ये अभी तशवीश और तशद्दुद बना हुआ है और वहाँ ये फौजी गाड़ियां जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप आसमान में देखेंगे तो ये जहाज़ भी यहाँ पर घूम रहे हैं, क्योंकि एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है, ज़मीनी फ़ौज को भी अलर्ट पर रखा गया है और यहाँ तक कि जो समंदरी एरिया है वहाँ पर भी जो नेवी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से गश्त बढ़ा दिया गया है। और मुकम्मल तौर पर जो कल फौज की तीनों शाखों ने अपने अपने हिस्से में ये कह दिया है और डायरेक्शंस पास किए हैं
कि पूरे भारत के अंदर जो ख़ास तौर पर चाइना के साथ सरहदें मिल रही हैं वहाँ पर ख़ास हाई अलर्ट रहें, और ताकि जो चाइना है वो ज़्यादा हिमाकत इस तरफ आने की ना करे। तो इस वजह से पूरी तैयारी अब फ़ौज के अंदर भी है, लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो चाइना भी अपनी कोशिशों में लगातार जुटा हुआ है। चीनी फॉरेन मिनिस्टर की जानब से जो कल भारत के नाम कह दिया गया है उसमें भी काफ़ी तशवीश जो है भारत के अंदर पाया जा रहा है, क्योंकि गलवान वैली को वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। उनका मानना है कि गलवान वैली चाइना का हिस्सा है और उसे अपनी टेरिटरी समझते हैं, जिस पर हिंदुस्तान को एतराज़ है और हिंदुस्तान का मानना है कि ये गलवान वैली भारत का हिस्सा है। तो इस तरह से इस एरिया पर लगातार अभी भी तशवीशनाक सूरत हाल वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आइंदा दिनों में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब मुल्क के अंदर ऑल पार्टीज़ मीटिंग भी होने वाली है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म खुद करेंगे और इसमें ऑल पार्टीज़ के जो सरबराहान हैं वो मौजूद होंगे। उनके साथ सीर हासिल बहस होगी कि आइंदा किस तरह की स्ट्रैटेजी रहेगी और चाइना के साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है और क्या कुछ किया गया है और आइंदा क्या कुछ करने की ज़रूरत होगी, उस पर सलाह मशवरा होगा तमाम पार्टी के ज़िम्मेदारों के साथ। लेकिन अभी इसे नेशनल इंटरेस्ट में ही तोला जाता है कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है, इस पर उनकी तजवीज़ ली जा रही है। लेकिन ये विजुअल्स जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लद्दाख एरिया के हैं, जहाँ पर फ़ौज जो है काफ़ी मुतहरिक है। हालांकि एक तरफ लॉकडाउन है, लोग घरों के अंदर ही हैं, ये आप जो खाली सड़कें देख रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर भी तशवीश लगातार बना हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर चाइना ने और हिमाकत की तो वो शायद इस तरफ भी आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर अलग अलग ख्यालात जो है उभर रहे हैं। लेकिन लद्दाख के लोग क्या कहते हैं, आइए आपकी नज़र करते हैं। गलवान के एरिया में चाइनीज़ ने बहुत ही अफसोसजनक हरकत करके हमारे फौजियों की शहीद कर दिया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, होम मिनिस्टर अमित शाह जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तो इन पर एक्शन लेना ही होगा, वरना ये लोग बहुत ही हो गया है। यहाँ सारे लोग बहुत डिस्टर्ब में हैं, पूरा देश के लोग बहुत गुस्से में हैं। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि ये चाइनीज़ को कुछ एक्शन तो करना ही होगा, उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना ही होगा। इस जंक्चर पे हम सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं। कभी भी गवर्नमेंट को किस तरह की ज़रूरत पड़े तो हमें बताना चाहिए, लोगों को, पब्लिक को बताना चाहिए। हम चाहे सरहद पे क्यों ना जाना पड़े, फिर हमारे पब्लिक हमेशा तैयार रहते हैं, हम लोग तैयार हैं और गवर्नमेंट हमें इन्फॉर्म करना चाहिए क्या करना पड़ेगा और आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे जो जितना भी ये हमारे जो पब्लिक है सब थोड़ा डरे हुए से है, थोड़ा सब ऐसा तो सब थोड़ा डिप्रेशन में है मेरे ख्याल से मुझे। हाँ जी, तो आपको लगता है कि ये जंग के सूरत हाल में भी बदल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। हो सके तो हाई लेवल पे जाके थोड़ा मीटिंग वगैरह करके इसको थोड़ा जितना हो सके इसको संभाल सकता है, मेरे ख्याल से ऐसा मानना है। नहीं तो बहुत यहाँ पे कैजुअलिटी हो सकता है, बहुत सारे अपनों को यहाँ पे लॉस कर सकता है, फिर इससे थोड़ा सब के लिए थोड़ा दुखद की बात होगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा यही अपील है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाई लेवल पे जो मीटिंग जो रख के चाइना के साथ हम मीटिंग रख के इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर सकता है इसको, ताकि हमारा इतना लॉस ना हो। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोविड-19 का भी वो है मसला है, तो इससे भी अभी नहीं उभरा है। अभी ये सारा इससे इन सारों से वो अभी फिर भी इकोनॉमिक पे बहुत सारे हमारा वो लॉस हुआ है। तो ये हो सके तो इसको अभी नॉर्मल सिचुएशन में हम बातचीत करके इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए नाज़रीन, ये था लद्दाख का सूरत हाल और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से लद्दाख के लोगों का किस तरह का तशवीश है और वो क्या कहते हैं। ये सारी सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई है, लेकिन साथ ही साथ जिस गलवान वैली का हमने जिक्र किया, इसका नाम कैसे आ गया, ये रसूल गलवान था जिसके नाम पर इस वैली को या इस नाले को आज भी जाना जाता है गलवान वैली या गलवान नाला के नाम से। रसूल गलवान जो कि लद्दाख का एक शहरी था और वो अंग्रेज़ों के साथ उसका उठना बैठना था और माना जाता है कि गाइड के तौर पर वो काम कर रहे थे। और उसके बाद जब इस नाले में एक सूरत हाल बनी कि कुछ लोग फंस गए और उस रसूल गलवान ने उस वक्त अपनी बहादुरी दिखाकर उन लोगों को बचाया और उन्हें नाला पार कराया है। और उसके बाद जो अंग्रेज़ उसके साथ जुड़े हुए थे
तो उन अंग्रेज़ों ने उन्हें एक जो है कहा कि आप हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए इनाम में, क्योंकि आपने इतने लोगों को बचाया है, उन्हें पार कराया है, तो इस सूरत हाल से जो आपने निकाला है तो आपको इसके एजाज़ में क्या इनाम चाहिए। तो रसूल गलवान ने कहा कि उन्हें कोई इनाम नहीं चाहिए, बल्कि जिस नाले को उन्होंने क्रॉस कराया है, इस जगह को उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ उन्हें दिया है, तो उसके नाम पर ही इस जगह का नाम रखा जाए। तो तब से लगभग 200 साल गुजर गए हैं कि इस एरिया को रसूल गलवान के नाम से ही जोड़ा गया, यानी गलवान वैली या गलवान नाला के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन रिगजिन जो हमारे लेह लद्दाख के नुमाइंदे हैं, उन्होंने गलवान रसूल गलवान के पौधे के पास जाकर, जिसका नाम मोहम्मद अमीन है, उनके घर जाकर उनके साथ बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि इसकी क्या हिस्ट्री है और इस सारी सूरत हाल पर वो क्या कहना चाहते हैं। मोहम्मद अमीन इनका नाम है। मोहम्मद अमीन गलवान ने हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। जुले जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग गलवान रसूल के बारे में या गलवान नाले के बारे में कुछ मेरे से मालूमात करने के लिए यहाँ पे पहुँचा है। रसूल गलवान के बारे में हर जगह पे मालूम है कि रसूल गलवान पहला आदमी लद्दाखी था जो अंग्रेज़ों के साथ एज ए गाइड, एज ए पोनी में काराकोरम रेंज में ट्रैकिंग करता था। उस दौरान उनको रास्ते में बहुत मुश्किल आया, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब हो गया। तो गलवान नाले पे पहुंचा तो लोगों का काफ़िला बाहर निकालने के लिए बहुत मुश्किल हो गया। तो गलवान रसूल ने अंग्रेज़ों को बोला, कोई फ़िक्र नहीं है, मैं उस जगह को निकाल के आप लोगों को दे दूँगा। तो काफ़िला को गलवान रसूल ने पीछे निकाल के उसी नाले से निकाला जहाँ अभी गलवान नाला बोल रहा है, तो उनको दूसरी जगह पर सही सलामत पहुँचाया। तो अंग्रेज़ लोग बहुत खुश हुआ। उन्होंने बोला, आप लोगों को क्या इनाम चाहिए? उन्होंने बोला, मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, इसका जगह का नाम जो ना गलवान नाला होना चाहिए। तो अंग्रेज़ ने भी बोला, बिल्कुल गलवान नाला रखेंगे। तो अभी तब से उस नाले का नाम गलवान नाला है, जो कि अभी चीन और हिंदुस्तान इस जगह पर लड़ रहा है, जो कि हमारा जगह है। उस 200 साल पहले हमारा जगह था, जगह हमारा रहेंगे। हाँ जी सर, ठीक उसी तरह गलवान साहब के ऊपर खुद का अपना ऑटोबायोग्राफी सर्वेंट ऑफ साहिब नाम से, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। उसी वक़्त गलवान रसूल जो ना वो अंग्रेज़ों के साथ टूर पर जाते समय अंग्रेज़ों ने उनको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सिखाया, इंग्लिश का कुछ डज़न ऑफ वर्ड सिखाया। तो उसने किताब लिखने के लिए बहुत शौक़ था, तो उसने सर्वेंट ऑफ द साहिब एक किताब लिखा, जो कि बाद में ब्रिटिश से उसको प्रिंट हुआ, अभी ले में अवेलेबल है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं मीर हिलाल हांचुरी और स्पेशल रिपोर्ट में अब वादी कश्मीर की बात करते हैं। एक तरफ कोविड-19 जारी है और इसके साथ साथ लॉकडाउन भी जारी है, और लॉकडाउन में हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है उसको खोलने के हवाले से अभी कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन शहर के अंदर हो या मुख्तलिफ गाँव देहात हो, वहाँ पर अभी भी गाड़ियाँ चल रही हैं। भले ही ये तादाद कम है, लेकिन गाड़ियाँ चल रही हैं। ख़ास तौर पर जो सोमो सर्विस है वो बहाल हो चुकी है। मिनी बस सर्विस अभी नहीं चल रही है, लेकिन सोमो सर्विस चल रही है। लेकिन अलग अलग इलाके में अलग अलग तरीक़ेकार से लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। यानी कुछ एक इलाकों में जिस सोमो में 8 सवारियाँ आती हैं तो उसमें 4 ही आ जाती हैं, या 10 होती हैं तो 5 ही उसमें बढ़ते हैं। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ 10 के बजाय 11 सवारियाँ भी इन सोमोज़ में हमने बैठते हुए देखे हैं। लेकिन इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए कोई नज़र नहीं आ रहा है। ट्रैफिक महकमा क्या कुछ कर रहा है? क्या उन्होंने इस हवाले से कोई ऑर्डर जारी किया है? इस हवाले से हम RTO कश्मीर के साथ ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ रूट्स पर जो शहर के अंदर या शहर से बाहर जो सोमोज़ जाते हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, सवारियों का क्या कहना है और ड्राइवर साहिबान का क्या कहना है। आइए आपकी नज़र करते हैं। चीज़ गसान प्रॉब्लम, वोनुक 5 सवारी बरियो, सवारी वनान दिवान तुम रेट, दपान डबल रेट, सवारी दिवान डबल रेट, तुम वन बरियो सा 10 सवारी, क्या मगर पे पुलिस ना हुत वार ना यथ वार, बत अगर 6 सवारी पुलिस रटान, गाड़ी कर बंद, सवारी डबल किराया दिवान कहें, नुकसान पे फिलहाल सवारी वन माना कहें, आज माना आज माना कहें। यसान वातन ये लुकन वनियो सा सोशल डिस्टेंस थो, सह रोजान बेटर हर कंस खतर।
ये जान जहान गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये है, इसमें 9 सवारी आते हैं, तो अभी ये 5 सवारी उठा रहे हैं, तो हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं, ये भी कोऑपरेट करते हैं। तो किराया थोड़ा ज़्यादा चले तो 50 रुपये यहाँ से शालीमार तक है, तो उधर से हम जाते हैं तो अगर 2 सवारी तो उसको नुकसान ही नुकसान है, 60 रुपये उसको देना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोग मजबूर, सभी के लिए अब अपने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए उनके लिए ठीक ही है। 5 सवारी तुलियो रेट दिवान डबल। अगर मिसाल तुम कोता ओतान हम रटान 30 रुपये वनकस दिवान 50 रुपये, अच्छी कंसेशन 10 रुपये करान। अच्छा ठीक है, सवार से कोऑपरेट कर कोऑपरेट करान, 5 सवारी तुलान। और जो मास्क वगैरह बोला गया था सवारी सारे पूरा सवारी सब लगाते हैं मास्क वगैरह। ठीक है, बस 5 जनाब गवर्नमेंट ऑर्डर दी थी जहांगीर पे इस्लामाबाद किराया सर 7 रुपये जहां वन सवारी 3.5 द्राय कामे बाखुदा कहें यह गो बंद फाक लगान ड्राइवरन बिचारन ड्राइवर अयालन मालिक गई पे ओकुन सवार लड़ा वड़ा लगन ना कह ये समझाने पे कि आ मे सरदार जी दोपन इस्लामाबाद में सवार 5 बरनी इन तो गो इन तो बह नहीं कह। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अवामी मसाइल उभारें, सरकार की नोटिस में लाएं, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में लाएं, ताकि इन मसाइल का कोई सदबाब हो जाए। और कुछ दिन पहले हमने ऐसा ही मसला कापरन वेरीनाग के हवाले से उठाया था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने शिकायत की थी कि वहाँ की जो सड़क है उसकी हालत बहुत ख़राब है, और उसके साथ साथ जो ड्रेनेज वहाँ पर है वहाँ पर है ही नहीं, और उस पर काम शुरू होना चाहिए था। हालांकि उनका मानना था उस वक्त कि उन्होंने मुतअद्दिद बार जो मुतल्लिका महकमा है उनका रुख किया, वहाँ पर इससे कहीं ना कहीं जो प्लान में भी रखवाया, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो रहा था। उसके बाद जब हमने अपनी नशरियात के ज़रिए जो है उनके मसाइल आला हुक्काम तक पहुँचाए, तो बिल आखिर उस प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू हो गया है। और जो ही काम शुरू हो गया है तो मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ को ढूंढा और शुक्रिया अदा करते हुए न सिर्फ वहाँ के लोकल नुमाइंदे फ़िदा हुसैन का शुक्रिया अदा किया, बल्कि पूरे गुलिस्तान न्यूज़ यूनिट का भी शुक्रिया अदा किया कि इस प्रोजेक्ट पर अब काम शुरू हो गया है। अभी इनिशियली अगरचे ड्रेनेज सिस्टम पर काम जारी है और वहाँ पर शदुमत से काम जारी है, उस पर लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वहीं पर जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट यानी R&B डिपार्टमेंट के जो इंजीनियर साहिबान हैं, उनका भी ये मानना है कि अब काम शुरू हो चुका है और पहले ये काम ड्रेनेज पर होगा और इसके साथ ही अब इस रोड की मैग्नेमाइजेशन भी हो जाएगी। तो मकामी लोगों का क्या कहना है और इंजीनियर साहब का क्या कहना है, आइए देखते हैं। R&B का ये रोड है, पिछला 30 साल 40 साल में इस रोड की परेशानी हुई। आज गुलिस्तान का और R&B का हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने काम लगाया, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। सीमेंट भी अच्छी चल रही है, बजरी भी अच्छी चल रही है, ठेकेदार भी बिल्कुल बढ़िया ए क्लास काम करता है। उसके साथ साथ आवाम का भी तामन है। इसके साथ मेरी गुजारिश है, जो हाई स्कूल है इसमें बच्चे स्कूल पर जाते थे, उनका कपड़ा ख़राब हो जाता था, चिक्कड़ था, इतना गारा था, पानी था। बाहर के जो मेरे साथी ने बोला, बाहर से आते हैं कोई लोग, रिश्तेदार आते हैं, टूरिज्म वाले यहाँ आते हैं, बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ। सबसे पहले अगर इसका कोई मुबारकबाद का हकदार है तो सबसे पहले आप, जिन लोगों ने यहाँ पे आके इस इश्यूज़ को हाईलाइट किया और R&B डिपार्टमेंट की मजबूर हो गया ये काम करने पे, वरना पहले भी उनको बहुत बार बोला था बट उन्होंने काम हाथ में नहीं लिया। शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, ये ऐसे 200 मीटर या 250 मीटर या 250 फुट से ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये हमारा पैच बराबर यकुड़बरू से लेके कपरन हॉस्पिटल तक इसको कनेक्ट करना है, तब जाके लोगों को हम राहत दे सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आपके माध्यम से, मैंने एक्जन से भी बात की है, JE से, AE से आज दिन भी बात की है मैंने, और उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 1-2 दिन में इस कॉन्ट्रैक्टर को और 500 मीटर 600 मीटर दे रहे हैं। तो मुझे भी यही उम्मीद है और यहाँ के लोगों को भी यही उम्मीद है। तो ये होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये जो ड्रेन का काम है हमने स्टार्ट किया है और फिलहाल इसका कंट्रैक्ट, चूँकि मैगडम से पहले में ड्रेन की सख्त ज़रूरत थी वहाँ पे, अगर पहले मैगडम हम करते तो उसमें थोड़ी सी डैमेज हो सकती हैं, लेकिन ड्रेन के बाद हम, जैसे ड्रेन का काम ख़त्म होता है, हम उसके बाद जो है मैगडमाइजेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे। और हम उसको कंट्रैक्टर को भी हमने मोबिलाइज़ किया है, उसको लेबर मोबिलाइज़ करें और उसके लिए जो है परमिशन वगैरह भी, आप रिश साहब ने भी रिव्यू मीटिंग में बोला है, 10 तारीख को रिव्यू मीटिंग थी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये बिफोर एंड ऑफ सितंबर जो है कंप्लीट होने चाहिए सारे सब। और सारे लोग इंशाल्लाह पर्टिकुलर हैं, एक्जन साहब भी पर्टिकुलर है इस मसले में। और हमारा जो स्टेप है, जैसे हमने आपको पिछली बार बोला था कि हम काम स्टार्ट करने वाले, और हमने इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया है।
ड्रेन का काम चल रहा है। हम लोगों को यही कहेंगे कोई हिंड्रेंस ना उधर करें, एजेंसी का काम ना रुके, लोगों के इंटरेस्ट में सारा काम चल रहा है। इंशाल्लाह पब्लिक के ही इंटरेस्ट में सारे काम होते भी हैं और हमारा भी यही मुद्दा है कि पब्लिक जो है वो पब्लिक को जो है इसका कोई बेनिफिट मिले रोड का। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। उम्मीद करते हैं कि आज की नशरियात में जितनी भी स्टोरीज़ और जितने भी मौज़ूआत हमने आप तक पहुंचाई हैं आपने ज़रूर पसंद किए होंगे, और हमें ये भी उम्मीद है कि अगर इस प्रोग्राम को बेहतर बनाने में आप भी दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखें। तो लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे मीर हिलाल हाजिरी को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।